अरे अरे, क्या बात है। आज तो लग रहा है पूरा गांव मेरा हाल चाल लेने आया है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, अब ठीक है। बताओ तुम लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ इस गरीब खाने में। अरे हम तो तेरी बहू के हाथों का दावत खाने आए हैं। यहाँ गांव में ये औरतें और बच्चे इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं। अरे मैंने चंदा बहन को उस दिन कहा था कि हम दावत खाने के लिए जरूर आएंगे। देखो हम आ गए। लेकिन खाने की दावत किसने दी? मैंने और बहू ने तो किसी को किसी तरह की दावत नहीं दी। तो तू कहना क्या चाहती है? हम बिन बुलाए मेहमान है? अरे राम रे राम शकुंतला, घर आए मेहमान की ऐसे बेइज्जती करते हैं क्या? अरे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा भी कुछ करेगी, लेकिन ये जो तू कर रही है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। चंदा अपने मजदूर पति किशन लाल के साथ रहा करती थी। चंदा की कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। चंदा की सास शकुंतला हर वक्त बीमार रहती थी, जिस वजह से किशन लाल जो भी काम कर कर लेकर आता वो घर के राशन और उसकी माँ की दवा में ही खर्च हो जाया करता। एक रोज किशन लाल थका हारा घर आता है और वो उदास भी होता है। चंदा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे मालिक ने मुझे और बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया। वो कहते हैं धंधा सही नहीं चल रहा है, तो भला पगार कैसे देंगे, इसलिए निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया आपको? पता भी है कि बिना बताए किसी को भी काम से निकालना गैर कानूनी होती है। चंदा, हम मजदूर है। मजदूर के लिए क्या कानूनी क्या गैर कानूनी। हमें बस 2 वक्त की रोटी कमानी होती है, जिसके लिए हम काम पर जाते हैं। और वो मिल जाए तो जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं, और ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। अच्छा, ये बातों को छोड़ो, मैं कल जाके दूसरा काम देखता हूँ। चंदा, किशनलाल और शकुंतला के बीच ये सारी बातें चल रही होती हैं। तभी उनकी पड़ोसन रजनी वहां आती है और बोलती है, अरे क्या बात है, लगता है किसी गंभीर समस्या पे बातचीत हो रही है। मेरा आना बेकार ही रहा। अरे नहीं नहीं, आजा बैठ, किसी काम से आई थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुझे देखने चली आई, तेरा हाल चाल लेने चली आई। और तेरी तबीयत पानी तो ठीक है ना? और आज किशन लाल इतनी जल्दी काम पर क्यों चला गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ रजनी काकी, सब ठीक है। आप बैठिए, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। इतना कहकर किशनलाल वहां से चला जाता है। अब रजनी शकुंतला को धीरे से कहती है, अरे क्या बात है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? अरे बता मुझे, मुझसे जितना होगा मैं उतना तो तेरी मदद करूंगी ही। अगर तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी की मुसीबत में काम आता है। अरे ना जाने किस वजह से किशन लाल को काम से निकाल दिया है, इसीलिए थोड़ी चिंता बनी हुई है, और कोई बात नहीं। अरे ये तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कि घर कैसे चलेगा, क्या होगा। अब काम ढूंढने में भी समय लगता है। अब किशन लाल इन्हीं बातों को लेकर परेशान है थोड़ा। अरे बता, अभी कुछ महीने पहले ही बेचारे की शादी हुई है और अभी काम ही छूट गया। वैसे मुझे तेरी बहू से शिकायतें बहुत हैं, शादी के बाद कोई दावत नहीं दी। अरे बहू, मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ ना, कम से कम अपने हाथों से कुछ बनाकर तो खिला देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी थोड़ी तंगी चल रही है, बाकी जैसा तू कहे। अरे तू तो पता नहीं कब से ये बातें कह रही है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तू दादी बन जाएगी, लेकिन तेरे बेटे की शादी की दावत धरी की धरी रह जाएगी। अरे गांव वालों को भी तो तुझसे उम्मीदें है ना कि तूने अपने बेटे की शादी की है तो तू दावत देगी। देख, मेरा परिवार अभी बहुत परेशान चल रहा है। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, तेरे घर वालों को दावत तो जरूर दूंगी। अरे तू तो अपनी है रजनी, इतना मत सोच। रजनी मन ही मन बहुत खुश थी कि किशन लाल का काम छूट गया है। अब रजनी के दिमाग में खुराफाती सूझती है और रजनी शकुंतला और उसके गरीब परिवार की बेइज्जती करवाने का मन बनाती है, क्योंकि शकुंतला ने रजनी की बहू की शादी के बाद खूब बेइज्जती की थी, उसकी बहू के रंग रूप को लेकर। मुझे याद है शकुंतला, जब मेरी बहू नई नई आई थी, तूने पूरे गांव की औरतों के सामने मेरी बहू की धज्जियां उड़ाई थी। अरे मेरी बहू का रंग सांवला है तो क्या हुआ? और तूने तो उसकी बेइज्जती के साथ मेरे गरीब होने का मजाक भी उड़ाया। अभी तो मेरा बेटा अच्छा कमा रहा है, वरना तो शकुंतला मेरे बेटे का भी मजाक बनाती। देखा ना आज शकुंतला की हालत क्या है। ऐसे ही इस बात को कई दिन भी बीत जाते हैं। एक रोज चंदा गांव के लाला की दुकान पर से सामान ले रही होती है। तभी उसे एक गांव की औरत मिलती है जो चंदा को देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, अरे चंदा बहन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। तुमने मुझे जो घर पे दावत का न्योता भेजा था वो मिल गया है, जल्दी मिलते हैं। किस दावत की बात कर रही हैं बहन जी आप?
मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? यहीं की जो गांव में तुमने दावत दी है तो उसमें मेरा नाम भी शामिल है, तो मैं तो आऊंगी ना दावत में। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। अरे चंदा मैन, आपको मजाक करने की आदत हो गई है। खैर छोड़िए, मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, कभी मिलती हूँ फिर बात करती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। चंदा कुछ भी नहीं समझ पाती और वो भी राशन का सामान लेकर घर लौट आती है और अपनी सास शकुंतला को कहती है, माँ जी, आपको पता है आज मुझे गांव की माया बहन मिली थी, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत अजीब सी बातें कर रही थी कि गांव के सभी लोगों की दावत है तो मैं दावत में जरूर आऊंगी, पता नहीं क्या क्या। तेरी शादी में मैंने कोई खर्चा नहीं किया, तेरी और किशन की शादी मैंने मंदिर में कर दी। अब इन गांव वालों को तब से किशन की शादी की दावत की लालच लगी हुई है। हो सकता है वे भी तुझसे मजाक कर रही हो रजनी की तरह। उसे तू देखती है ना, हर वक्त दावत मांगती रहती है। यहाँ हम गरीबों को 2 वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। ये भी आप ठीक ही कह रही है माँ जी, यहाँ 2 वक्त की रोटी पर भी आफत है और सब दावत की बात कर रहे हैं। इधर किशन लाल काम ढूंढने में लगा होता है, वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने घर के लिए जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का राशन जुटा पा रही थी। लेकिन एक रोज गांव के कुछ लोग चंदा के घर आते हैं, जिसमें महिला, बच्चे, अधिकतर लोग शामिल थे। अरे अरे, क्या बात है, आज तो लग रहा है पूरा गांव मेरा हाल चाल लेने आया है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, अब ठीक है। बताओ तुम लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ इस गरीब खाने में? अरे हम तो तेरी बहू के हाथों का दावत खाने आए हैं। यहाँ गांव में ये औरतें और बच्चे इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं। अरे मैंने चंदा बहन को उस दिन कहा था कि हम दावत खाने के लिए जरूर आएंगे। देखो हम आ गए। लेकिन खाने की दावत किसने दी? मैंने और बहू ने तो किसी को किसी तरह की दावत नहीं दी। तो तू कहना क्या चाहती है, हम बिन बुलाए मेहमान हैं? अरे राम रे राम शकुंतला, घर आए मेहमान की ऐसे बेइज्जती करते हैं क्या? अरे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा भी कुछ करेगी, लेकिन ये जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। ये सब किसी की चाल है, मुझे और माँ जी को बदनाम करने की। खैर जो भी हो, कहते हैं ना घर आए मेहमान की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, आखिर वह भगवान का रूप होते हैं। मैं ही कुछ करती हूँ। इतना सोचकर चंदा घर आई औरतों और बच्चों को आंगन में बैठने के लिए कहती है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे मैंने ही तो सबको न्योता दिया था और मैं ही भूल गई। कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए बस। इतना कहने के बाद जल्दी से चंदा रसोई में जाती है और हलवा पूरी बनाने की तैयारी में लगती है। शकुंतला भी अपनी बहू को जल्दी जल्दी काम करता देख उसका साथ देने लगती है। मुझे पता है ये सब किसने किया है, ये रजनी का ही काम है। वे 1 नंबर की जलनखोर औरत है। क्या जरूरत थी उसे गांव की औरतों को दावत में बुलाने की, जब उसे पता है हमारे घर में कितनी दिक्कत चल रही है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये सूजी और आटा मैं कल ही लाला की दुकान से लेकर आई थी। अब चंदा झटपट हलवा पूरी बना देती है और घर आई औरतों को हलवा पूरी खिलाकर ही जाने देती है। रजनी ये सब देखकर काफी हैरान थी। उसने तो सोचा था कि चंदा और उसकी सास की, शकुंतला की, उन सारी औरतों के सामने बेइज्जती होगी, लेकिन चंदा ने सिचुएशन को संभालते हुए झटपट खाना बनाकर सभी औरतों को परोस कर दिया। अरे क्या बात है चंदा बहन, दावत खा के ना बहुत मजा आ गया। हलवा पूरी ना बहुत ही अच्छा बना था, गर्मा गर्म। लेकिन इतना झटपट खाना तूने बनाया कैसे? तूने तो हमारे आने तक कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। अरे रजनी काकी, आप तो जानती है ना, अतिथि देवो भव। घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं, तो भला अब मैं भगवान को भूखा जाने कैसे दे सकती हूँ? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। मेरे सारे किए किराए में पानी फेर दिया इस चंदा ने। इस तरह गरीब बहू की पहली दावत में आए मेहमान हलवा पूरी खाकर चंदा की खूब तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजनी, जिसने गांव की औरतों को दावत पर बुलाया था, वो बस अपना हाथ मलती रह जाती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां सास बबीता, जेठानी सुमन और नई नवेली छोटी बहू निधि अपने अपने पतियों के साथ रहा करती थी। दरअसल निधि को बहुत बोलना पसंद था और ऐसा लगता था कि ज्यादा बोलने वाले लोग समझदार होते हैं। ऐसे ही शादी करके निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद ही सास बबीता अपने घर पर कुछ रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट करती है।
तो वहीं निधि अपने पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद रिश्तेदार, जिसका नाम सुनीता था, वो बबीता से कहती है, वैसे बबीता एक बात बोलूं, तेरी बड़ी बहू के हाथ में जो स्वाद है ना, उतना स्वाद तेरी छोटी बहू के हाथ में नहीं है। मतलब बड़ी बहू खाने को बड़े प्यार से बनाती है और तेरी छोटी बहू खाना ऐसा बनाती है जैसा लग रहा है कि वो जल्दबाजी में बना रही है और बनाकर लाके मेरे आगे परोस दिया है उसने। अब क्या था, जैसे ही सुनीता के मुंह से ऐसी बातें बाहर आती हैं, ये बातें डायरेक्ट निधि के कान में जाकर पहुंच जाती हैं और निधि फौरन वहां जाती है और सुनीता को सुनाने लगती है। आंटी जी, एक तो आपको यहाँ मुफ्त का खाना मिल रहा है, ऊपर से आप खाने की बुराई कर रही हो। अरे अगर शांति से 2 रोटी खा नहीं सकती तो मत आया करो ना किसी रिश्तेदारों के घर में खाना खाने के लिए। अरे अपने घर का खाना बनाकर खाया करो ना, दिक्कत क्या है? अरे निधि बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या ऐसे बोलते हुए? अरे इस घर में आए हुए मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तभी तू इतना ज्यादा बोल रही है। अरे ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, और वैसे भी इंसान को कब कहाँ क्या बोलना चाहिए उसे पता होना चाहिए। अरे रहने दो आंटी जी, आप तो मुझे कुछ ना ही बोलो तो ज्यादा बेटर होगा। आप मुझे शांत रहने वाली बहू मत समझो जो आपके 4 बोलने पर भी कुछ ना बोले। मुझे किसी भी कभी भी किसी की फालतू बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है। माफ करना बबीता, शायद मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और नहीं ये सब बोलना चाहिए था। आज के बाद मैं तेरे घर कभी भी नहीं आऊंगी। मैंने जाने अनजाने में कुछ भी बोला हो तो मुझे माफ कर देना। निधि के कड़वे शब्द और ज्यादा बोलने के कारण रिश्तेदार नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और इसके बाद सास निधि को एक माँ की तरह समझाती है और उससे कहती है, निधि बहू, तू अभी इस घर में नहीं है और शायद तुझे चीजों को समझने में थोड़ा समय लग जाएगा, पर एक बात है जो मैं तुझे तेरी माँ की तरह समझा रही हूँ, ज्यादा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमें हमेशा एक लिमिट में ही बोलना चाहिए। माँ जी, लिमिट की बातें तो आप ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम निधि है, मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी क्योंकि मुझे किसी और को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो तुझे एक दिन अच्छे से समझ आ जाएगा कि ज्यादा बोलना कभी कभी इंसान के लिए कितना हानिकारक होता है। निधि का ज्यादा बोलना ससुराल में कम नहीं हो रहा था। वो अपनी सास को भी 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद निधि और सुमन दोनों रसोई में काम कर रहे थे और इसी बीच सुमन निधि से बोलती है, निधि मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है, मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम जाकर ना सब्जी बना दो, क्योंकि मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर बना देती। आपका दिमाग तो ठीक है ना दीदी। अरे मेरे पास भी मेरे खुद के बहुत सारे काम हैं। अगर मैं यही सब करती रहूंगी तो अपने काम कब करूंगी? और वैसे भी मुझे आपकी तरह दिन रात किचन का काम ही थोड़ी ना करना होता है। मुझे अभी जॉब की भी तैयारी करनी है। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इंटरव्यू भी देना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। वही तो, कहाँ आप गांव की और कहाँ मैं शहर की पढ़ी लिखी समझदार बहू। मेरे पास घर संभालने के साथ साथ बाहर के भी बहुत काम होते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, जो तुम्हें करना है वो कर लो। जो सब्जी का है मेरा काम मैं कर लूंगी खुद ही। ठीक है, और मैं थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ, तो आप किचन से फ्री होकर ना मेरी साड़ी प्रेस कर देना, मुझे कहीं बाहर भी जाना है। क्यों निधि, जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अपना काम खुद ही कर लो। वैसे भी मैं गाँव की तो गवार हूँ। बोलने के लिए तो आपकी जुबान कैंची की तरह बिल्कुल तेज धार की तरह चल रही है। अरे अगर थोड़ा सा काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, तुम अपनी ना जुबान ना संभाल के बात किया करो, और ये फालतू की जो बकवास बोल रही हो ना मेरे से मत बोला करो, ठीक है? मैं घर की ना बड़ी बहू हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ, तो मुझसे ना इज्जत से बात किया करो तुम। ठीक है, मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ऐसे ही 2 दिन बाद निधि को एक जॉब इंटरव्यू का ऑफर आता है और निधि अपने ससुराल वालों को इस बारे में बता देती है। ससुराल में किसी को भी निधि के जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं थी। निधि अब ऑफिस जाने लगी थी। ऑफिस जाने का समय 10 बजे था और निधि 10:30 बजे ऑफिस जाती है। लेट होने के कारण निधि को बॉस के केबिन में बुलाया जाता है।
अरे आइए आइए निधि मैडम, हाँ चाय पानी लाकर दूं? एक बात बताइए, ये कोई समय है ऑफिस आने का? 10:30 से ऊपर हो रहे हैं, अब आइयो आप। सर बाहर थोड़ा ट्रैफिक लगा था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैडम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप न 10:30 बजे के बाद आती हो, वो भी 15 दिनों से लगातार। अरे ऐसे कब तक बर्दाश्त करेगा कोई? सर बात को समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझकर थोड़ी ना लेट आती हूँ, पर वैसे भी कभी कभी तो लेट हो ही जाता है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अरे निधि बस करो, अरे मैं तुमसे मैडम मैडम करके बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम बदतमीजी कर रही हो। अगर मेरे से बदतमीजी की ना तो धक्के मार के निकाल दूंगा। मुझे नहीं करनी है आपके पास नौकरी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। निधि का एटीट्यूड निधि को यहाँ भी ज्यादा दिन टिकने नहीं देता और ज्यादा बोलने के कारण निधि को ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। निधि परेशान होकर ऑफिस से घर आ जाती है। घर आने के बाद निधि की सास निधि से बोलती है, क्या बात है निधि बेटा, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ जी, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, हर किसी को मेरी जुबान कड़वी ही लगती है। मैं क्या करूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, अपने आप को कैसे संभालूं मैं? देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हमें हमेशा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, और कंट्रोल रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें गलत के आगे झुकना चाहिए। हमें हमेशा चीजों को देखकर ही बोलना चाहिए। जहाँ हम गलत हैं वहाँ हमें थोड़ा सा चुप रहना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और जहाँ हम सही हैं वहाँ हमें बोलना चाहिए, एक लिमिट में। ठीक है माँ जी, पूरी कोशिश करूंगी, मैं आगे से खुद पर बहुत कंट्रोल करूंगी। शायद मेरा ज्यादा बोलना ही मेरे लिए नुकसानदायक है, तभी तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे किसी की भी दो बातें सुननी नहीं जाती हैं। अच्छा तो ये बात है, तुझे ऑफिस से क्यों निकाला? ज्यादा बोलने के कारण या फिर कोई और रीजन है इसके पीछे? रीजन तो नहीं, बस बात यही थी कि मैं पिछले 15 दिन से ऑफिस लेट जा रही थी, और जिस वजह से सर ने मुझे सुनाया और फिर बदले में मैंने भी उनको सुना दिया। अब समझ आया कि एक तो तेरी यहाँ पर गलती थी, ऊपर से तू सर को उल्टा सुना रही है, इसमें भी तेरी ही गलती है। जहाँ हमारी गलती होती है ना, वहाँ हमें झुक जाना चाहिए। झुकने से या फिर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, शायद मेरी ही गलती है। अब मैं आगे से हमेशा सोच समझ कर ही कोई काम किया करूँगी। निधि को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि आज उसके ज्यादा बोलने के कारण ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, और अगर उसके अपना जुबान पर कंट्रोल होता तो शायद उसकी नौकरी पक्की रहती। सुषमा और किशोर अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। बारिश का मौसम था और आसमान में काले बादल झमाझम बारिश कर रहे थे। सुषमा और किशोर दोनों हाथों में हाथ पकड़े बेंच पर बैठे हुए थे। तभी उनके सामने एक प्रेमी जोड़ा आता है और आपस में झगड़ा करने लगता है। तभी सुषमा बोलती है, अरे ये आजकल के लड़के लड़कियां भी ना प्यार कर लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। सच कह रही हैं सुषमा जी आप। अब हर कोई हम दोनों की तरह थोड़ी ना होता है। अरे हमारे दिन भी न जाने क्या दिन थे, यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था। सुषमा और किशोर उठकर उन दोनों के पास जाते हैं और सुषमा बोलती है, अरे अरे क्या हो गया, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मैंने इससे कहा था ये मुझे कहीं घुमाने ले जाए, मेरे साथ वक्त बिताए, पर इसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। आंटी जी, हर बार ये जो कुछ कहती है मैं सब कुछ मान लेता हूँ, और आज जब मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, ये बात तो समझना चाहिए ना इसको। अरे झगड़ा करने की भला ये भी कोई बात है, चलो हमारे साथ। सुषमा और किशोर उस लड़का लड़की को बरसात में उसी बेंच पर लेकर बैठ जाते हैं जहां वो खुद बैठे हुए थे। अरे बच्चों, तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारे अंकल की भी लव स्टोरी थी। हम दोनों भी तुम्हारी तरह कपल हुआ करते थे। वाह, सच में आंटी? आंटी जी, आप ना अपनी स्टोरी सुनाइए हमें, हम भी तो जाने आपका प्यार इतना चला कैसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बताते हैं। 90s का दौर चल रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के गानों से लोग अपने दिलों के फीलिंग का इजहार कर रहे थे। इन्हीं सब के बीच सुषमा अपनी किताबों को सीने से लगाए
अपनी कुछ सहेलियों के साथ सिनेमा के बाहर पहुंचती है और डरते हुए बोलती है। हे भगवान, पहली बार माँ और बाबूजी से झूठ बोला है और कॉलेज की क्लास को छोड़कर मैं यहाँ सिनेमा देखने आई हूँ। कहीं मेरे पिताजी को खबर ना हो जाए। सुषमा की मीठी आवाज सुनकर सामने खड़ा किशोर उसके चेहरे को देखता और बस देखता ही रह जाता है। तभी पीछे से एक आदमी गलती से सुषमा को धक्का मार देता है और सुषमा सीधा किशोर की बाहों में जा गिरती है। दोनों की आंखें एक दूजे से मिलती हैं और किशोर बोलता है। कहीं इस नाजुक से फूल को चोट तो नहीं लग गई? जी, वो आपने अपनी बाहों में थाम लिया मुझे, इसलिए मुझे चोट कैसे लग सकती है? अरे आप जैसे प्यारे फूल को तो मैं पूरी उम्र बाहों में संभाल सकता हूँ। फिलहाल तो आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर का टाइम हो रहा है। किशोर बड़े ही प्यार से सुषमा को अपनी बाहों से वापस सीधा खड़ा कर देता है और सुषमा शर्माती हुई अपने चुन्नी का पल्ला चबाकर अंदर भाग जाती है। और किस्मत से थिएटर के अंदर भी किशोर को सुषमा के बगल वाली सीट ही मिल जाती है। सुषमा फिल्म को और किशोर सुषमा को देखता है। फिल्म खत्म हो जाती है। सभी लोग थिएटर के बाहर निकलते हैं। तभी किशोर बोलता है। अब बुरा ना माने तो क्या मैं इस सुंदर फूल का नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सुषमा है। वाह, तुम्हारा नाम सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाय तौबा, पहली नजर में ही इतना घायल हो गए आप तो। अरे बस पूछो मत, इतना घायल है कि लगता है सारी उम्र यही जख्म भरना पड़ेगा। तभी सुषमा की सहेलियां आवाज देती है और सुषमा वहां से चल देती है और किशोर अपने दिल पर हाथ रखे बस सुषमा को देखता रह जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और किशोर सुषमा को इधर उधर तलाशना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन किशोर सुषमा को बाजार में चूड़ियां खरीदते देखता है और वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। किशोर को देखते ही सुषमा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी किशोर बोलता है। अब पहचाना हमें आपने? जी जी, पहचान लिया। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? लगता है आपको चूड़ियों का बहुत शौक है। हाँ जी, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप कहें तो आपके हाथ में लाल चूड़ियां पहना दूं, वो भी अपने प्यार के नाम की। किशोर की बात सुनकर सुषमा शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। तभी किशोर बड़े प्यार से कपकपाते हुए हाथों से सुषमा का हाथ पकड़कर उसके हाथों में लाल कांच की चूड़ियां पहना देता है। सुषमा शर्मा कर पानी पानी हो जाती है। तभी किशोर बोलता है। कल 5 बजे पार्क में मिलना, अपने दिल के कुछ राज बताने हैं तुम। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर दोनों हंसते मुस्कुराते अपने अपने रास्ते हो जाते हैं और दुनिया वालों की नजरों से छुपते छुपाते किशोर और सुषमा एक दूसरे से पार्क मिलने पहुंचते हैं और दोनों पार्क में लगे एक बेंच के एक एक तरफ बैठे होते हैं। तभी किशोर सुषमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जब से आपको देखा है तब से आपका ही खूबसूरत चेहरा मेरे दिल और दिमाग में बस गया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सुषमा जी। देखिए, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं नादान दिल से कोई गुस्ताखी ना हो जाए। अरे अरे, गुस्ताखी कैसी, अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे आपको। अच्छा, मेरी तरफ से हाँ है। सुषमा की हाँ सुन किशोर खुशी से झूमने लगता है और पार्क में लगे कुछ फूल तोड़ सुषमा के बालों में सजा देता है। बस सुषमा जी, इन महकते फूलों की तरह आप भी हमेशा मुस्कुराती रहे, बस यही मेरी कोशिश रहेगी। हाय, मैं तो मर गई। इतना कहकर सुषमा अपने दोनों हाथ जोर से झटकती है और शर्मा कर बेंच से उठ दूर खड़ी होती है। तभी किशोर उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। बेटा, ये थी हमारे समय की बात। हमारे समय में तो खत लिखा करते थे, खतों में फूलों की महक होती थी। आजकल तो तुम पता नहीं क्या ये मैसेज करते रहते हो। अरे तुम आज इतनी सी बात पर लड़ रहे हो। मेरी और सुषमा जी की आज तक छोटी सी बहस तक नहीं हुई। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो आपकी शादी कैसे हुई थी अंकल आंटी, बताइए ना। शादी तो बहुत ही प्यारी थी हमारी।
तो हुआ कुछ यूं था कि प्यार के पंछी बन किशोर और सुषमा कभी भट्टों का मजा लेते तो कभी सिनेमा जाते तो कभी टपरे की कटिंग वाली चाय पीते और गाने गाते। ऐसे ही एक दिन जब किशोर अपने प्रेम पत्र का हवाई जहाज बनाकर सुषमा के चौबारे पर लैंड करवाता है तो वो प्रेम पत्र सीधा जाकर सुषमा के पिता मोहन के पैरों में जा गिरता है और मोहन उस पत्र को उठाकर पढ़ते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है सिर्फ मेरे लिए अब से पहले तू सितारों में पल रही थी कहीं, तुझे जमीन पर लाया गया है सिर्फ मेरे लिए। मेरी प्यारी सुषमा, जब से तुम इस जीवन में आई हो मेरा जीवन कीचड़ से निकले कमल की तरह हो गया है। मैं प्यासा हूँ तो तू सावन है, मेरे दिल की तू धड़कन है, मेरी दुनिया ये नजारे, मैं इस जन्म से हर जन्म तक बस तुम्हारा हूँ मेरी सुषमा। इस खत को लेकर मोहन सुषमा के पास जाता है। सुषमा अपने पिता के हाथों में प्रेम पत्र देख थर थर कांपने लगती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, पिताजी आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाली थी, पर मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी। मैं आपसे कहूँ तो कैसे कहूँ? पिताजी, किशोर बहुत अच्छा लड़का है। पिताजी, बस एक बार आप उससे मिल लीजिए। सुषमा के कहने पर मोहन किशोर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। सुषमा किशोर को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। किशोर हाथों में ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और उपहार लेकर आता है और बोलता है, कहने को तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी यह थोड़े से तोहफे मैं अपनी खुशी से लाया हूँ। मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा सुषमा सबसे ऊपर रहेगी। कभी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि सुषमा जी की आंखों में आंसू तक आ जाए। मैं हर दिन उसे खुशियों की चादर में लपेट कर रखूंगा। आप सोचने के लिए चाहे जितना भी वक्त ले लीजिए, पर मेरी सुषमा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। किशोर की ऐसी बातें सुनकर मोहन काफी खुश होता है और मोहन किशोर को पसंद कर लेता है। लेकिन अब बात टिकी थी तो रिश्तेदारों पर, जो कि लव मैरिज का नाम सुनते ही भड़क गए थे और सभी के बीच वाद विवाद का माहौल बन गया था। सुषमा इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो किशोर से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी तो मान गए, लेकिन बाकी के परिवार वालों का क्या? मुझे लगता है किशोर, हमें अपने प्यार की कुर्बानी दे देनी चाहिए और अपने परिवार वालों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अरे सुषमा, प्यार से ही तो रिश्ते बनते हैं और माता पिता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, बस पूरा संसार हमारे साथ हो जाता है। फिर इतना कहकर किशोर सुषमा को गले लगा लेता है और आखिरकार सभी मुश्किलें पार करने के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ इस तरह हुई थी मेरी और तुम्हारे अंकल की शादी बेटा। जरा सी बात पर कभी रिश्तों को खत्म नहीं किया जाता। अगर किसी को प्यार के लिए चुना जाता है तो प्यार को हर परिस्थिति में निभाया जाता है। प्यार किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। हाँ बेटा, आजकल तो लोग बस प्यार का दिखावा करते हैं। चौथे दिन प्यार, पांचवें दिन तकरार और छठे दिन अरे तू कौन मेरा यार। यही सब चलता है। अगर सच्चा प्यार करते हो तो साथ रहो। किशोर और सुषमा की बातें सुनने के बाद वो लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और हंसते मुस्कुराते चले जाते हैं। वहीं किशोर और सुषमा बारिश की उस रात में उसी बेंच पर बैठे अपनी बीती जिंदगी को याद करते हैं और एक दूसरे में खोए रहते हैं। सुमन थोड़ा गुस्से वाली थी। उसके मन में जो आता था वह वही करती थी, फिर चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो। उसे अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन उसकी बहू आरती के आने के बाद से किसी भी चीज में वह अपनी मनमानी नहीं कर पाती थी, जिसके चलते दोनों के बीच में आए दिन कलेश होता रहता था। एक दिन सुमन अपने कमरे में साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी आरती चाय लेकर वहां आती है और देखती है कि साड़ी हल्की है और नेट की है। तभी वह अपनी सास से प्रेस छीनकर बोलती है, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? इतने हल्के कपड़े में इतना गरम प्रेस नहीं किया जाता है, वरना कपड़ा जल जाएगा।
आपका ध्यान भी पता नहीं कहाँ रहता है। बहू, तू अपना मुंह बंद ही रख। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। तुझे क्या लगता है कि मुझे कपड़े प्रेस करना नहीं आता है जो तुम मुझे सिखा रही है? मुझे मत सिखा, जाकर अपना काम कर। माँ जी, मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि शायद जल्दबाजी में आपसे ध्यान न दिया जाए और प्रेस ज्यादा गर्म हो जाए और कपड़ा जल जाए। हमेशा हर चीज का गलत मतलब क्यों निकालती हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये प्रेस जानकर इतना गर्म किया है क्योंकि कम गर्म प्रेस से कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं होते हैं, मुड़े ही रहते हैं। देखिए माँ जी, सब कपड़े एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कपड़े कम गर्म पे भी प्रेस हो जाते हैं और कुछ ज्यादा पे भी हो जाते हैं। बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा काम कैसे करना है। अरे माँ जी, कभी तो आप अपनी जिद छोड़कर किसी और की भी बात मान लिया करो। बहू, मैं आज तक अपनी मर्जी से जीती आई हूँ, आगे भी अपनी मर्जी से ही जीऊंगी और अपनी मर्जी से ही काम करूँगी। सुमन इतना कहकर गरम प्रेस अपनी साड़ी पर रखती है और उसकी साड़ी जल जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोलती है, बहू, तूने ये क्या किया? तेरी वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। माँ जी, मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ आपको समझाने के लिए आई थी और कब से समझा रही हूँ, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और रिजल्ट आपके सामने है। मुझे कुछ नहीं पता। जब से इस घर में आई है तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। माँ जी देखिए, ये सब आपकी गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अपनी माँ की और पत्नी की आवाज सुनकर सूरज वहाँ आता है और दोनों को आपस में एक दूसरे पर चिल्लाता हुआ देखकर सूरज बोलता है, क्या हो गया यहाँ पर? अरे आप लोग चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा, तेरी इस बीवी की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। इसकी वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई। बड़ी आई थी मुझे ज्ञान देने वाली, मेरी सारी साड़ी का सत्यानाश कर दिया और कुछ नहीं। आरती, ये क्या किया तुमने? अरे यार, तुमको पता है कि माँ को उनकी साड़ियाँ कितनी पसंद है, फिर भी ऐसी हरकत की तुमने। सुनिए जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैंने तो माँ जी को समझाया था कि ये हल्का कपड़ा है, इस पे कम प्रेस गरम करके करो, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। अब देखिए ना, कपड़ा जल गया। नहीं बेटा, बहू ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया, तभी प्रेस ज्यादा गर्म हो गई और मेरी साड़ी जल गई। सूरज जी, अगर ऐसा होता तो माँ जी की साड़ी बच जाती, क्योंकि मैं जैसी कमरे में आई थी मैंने ज्यादा प्रेस गर्म देखकर स्विच बंद कर दिया था, वरना इनकी साड़ी बचती ही नहीं। ना विश्वास हो तो जरा स्विच पर नजर डालो। प्रेस का स्विच ऑफ देखकर सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो झूठी साबित हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती है और अपनी आदतों में कोई सुधार भी नहीं करती है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन आरती रसोई में खाना बना रही होती है। तभी सुमन वहाँ आती है और आरती से बोलती है, बहू, खाने में क्या कमी रह गई है? माँ जी, वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना कि क्या कमी है और क्या नहीं। अरे मेरी मूर्ख बहू, मेरे पूछने का मतलब है खाने में क्या क्या बन गया है, क्या बाकी है? अरे माँ जी, तो सिंपल तरीके से पूछिए कि बहू क्या क्या बनाया है तूने और क्या बन गया है खाने में। ये क्या होता है कि बहू कमी क्या है खाने में? तूने फिर मुझे ज्ञान देना शुरू किया। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया कर। आगे से कोई ज्ञान देने की कोशिश की तो सीधा इस घर से बाहर नजर आएगी तू। अच्छा ठीक है माँ जी, आज के बाद मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगी। ये की ना तूने बहुआ वाली बात। अब बता क्या क्या बनाया है खाने में? माँ जी, दाल चावल और सब्जी बनाई है। रोटी कौन बनाएगा? वो क्या तेरे मायके से कोई और लेकर आएगा? माँ जी, रोटी खाने वाला कोई नहीं है। सूरज जी सुबह रोटी लेकर गए थे, रात में वो रोटी नहीं खाएंगे। तू ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे, जितना बोला है उतना कर। वो सब खाएगा, वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, आप इतना खाना क्यों वेस्ट करवा रही हो? इतनी गर्मी में ज्यादा खाना कौन खाएगा? तू बना रही है या नहीं? अगर तू नहीं बनाएगी तो मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं ही बना देती हूँ रोटी। आरती अपनी सास के कहने पर सबके हिस्से की रोटी बना लेती है। कुछ देर बाद सूरज ऑफिस से घर आता है और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी आरती जैसे ही सूरज को रोटी देती है तो वह मना कर देता है। यार, रोटी लेकर गया था, अब दोबारा रोटी मत दो मुझे खाने को। मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, दाल दे दो और सब्जी दे दो, मैं वही खा लूंगा।
वैसे भी गर्मी बहुत है यार, अब ये हल्का फुल्का खाऊंगा ना तो ही ठीक है। लेकिन बेटा तू पहले तो खाता था, तो अब क्यों नहीं खा रहा है? माँ वो क्या है ना, पहले मैं दिन में खाता नहीं था और अब क्या है कि मैं दिन में खाता हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं खा सकता। बेटा तेरे कहने का क्या मतलब है कि पहले जब मैं खाना बनाती थी तब अच्छा नहीं बनता था और अब बहू बनाने लगी है तो खाना अच्छा हो गया? नहीं माँ जी, सूरज जी का ये मतलब नहीं था कि आप खाना अच्छा नहीं बनाती हो। वो तो बस ये कहना चाहते थे कि हाथ बदलने से खाने का स्वाद भी बदल जाता है। क्यों सूरज जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहता था। बस रहने दे बेटा, मुझे सब समझ में आ गया। और बहू, मैंने कहा है ना तुझसे कि मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तू अपना ज्ञान, अपनी सोच अपने पास रख और मुझे अब कुछ नहीं खाना है, मैं जा रही हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सूरज को कुछ समझ नहीं आता। तभी आरती सूरज को अपनी और अपनी सास के बीच हुई बातचीत बताती है, जिसे सुनने के बाद सूरज को बहुत अफसोस होता है। लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। दिन गुजरते जाते हैं। तभी सुमन एक दिन अपने बहू बेटे के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है और वो देखती है कि आरती तैयार होकर रसोई में पूरियां निकाल रही है, जिसे देखकर सुमन बोलती है, बहू तेरा दिमाग तो ठीक है? यहाँ हम सब छोटी के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक तू है कि पूरियां निकाल रही है। जब घर में कोई खाने वाला नहीं है तो तू पूरियां किसके लिए बना रही है? माँ जी, मैं ये खाना मंदिर में बैठे भिखारियों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो आप मुझे जल्दी घर से बाहर जाने नहीं देती हो, तो मंदिर क्या ही जाने दोगी। लेकिन आज जब मौका मिला है गरीबों को खाना खिलाने का, तो सोच रही हूँ चलो कुछ अच्छा सा बना के उन लोगों का पेट भर देती हूँ। कभी किसी और के पेट के बारे में भी सोच लेना चाहिए। उनका पेट भरेगा ना तो हमें बहुत सारी दुआ मिलेंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी यही कहने वाली थी तुझसे कि तेरी मौसी के रास्ते में एक बहुत बड़ा और अच्छा मंदिर पड़ता है, दर्शन भी हो जाएंगे और गरीबों को खाना भी दे देंगे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। अब अगर तेरा खाना बन गया हो तो जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और चल यहाँ से। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अपनी सास की बात सुनकर आरती मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद सभी घर से निकल जाते हैं और बीच रास्ते में मंदिर आने पर गाड़ी रोकते हैं और अपने साथ लाए हुए सारे खाने को गरीबों में बांट देते हैं, जिससे उन लोगों के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है और सभी उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। ये सब देखकर सुमन बहुत खुश होती है, लेकिन वो चीज आरती को जाहिर नहीं करती है और ना ही अपनी हार मानती है कि वो गलत थी या फिर वो कोई काम भूल सकती है। नेहा और उसकी सास मेनका में हमेशा ही टेस्टी खाना बनाने को लेकर लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक शाम रोहन ऑफिस से घर आता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। तभी नेहा अपने पति को शाही पनीर और चावल रोटी सर्व करती है। अरे क्या बात है, आज लगता है कुछ बढ़िया बढ़िया बनाए खाने को। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और क्या, मैंने आज तक कभी आपको बेकार खाना बनाकर खिलाया है क्या? मुझे खाना बनाना मेरी माँ ने सिखाया है, इसलिए मुझसे टेस्टी खाना कोई बना ही नहीं सकता। सच में सासू माँ में ना टैलेंट तो बहुत है। अरे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना तुम्हें सिखा दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ मेरे मायके चलना, मम्मी के हाथ का तुम्हें बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलवाऊंगी। तभी सास अपने हाथ के बने आलू के पराठे और दही के साथ आम का अचार लेकर आ जाती है और अपने बेटे को दे देती है। रोहन बेटा, एक बार आलू के पराठे टेस्ट करके तो देख, तुझे पसंद आए या नहीं। मैंने सोचा क्यों ना तेरे लिए आज आलू के पराठे बना दूं। बहुत दिन से तूने मेरे हाथों के आलू के पराठे नहीं खाए थे, एक बार खा के तो देख। माँ, आपने ना मुझे बचपन याद दिला दिया। इस पराठे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत टेस्टी होगा। आपके हाथों का कुछ बने और वो अच्छा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके आगे तो ये शाही पनीर, ये तो किसी काम की नहीं है। नेहा माफ करना, लेकिन माँ के हाथ के आलू के पराठे के आगे तुम्हारी ये शाही पनीर तो फेल है। हाँ मेरे लाल, तुझे जितना खाना है खा। इन बेकार की चीजों से तो काफी अच्छा है कि कुछ अच्छा खाया जा सके। रोहन को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी आलू के पराठे खाकर अपने कमरे में चला जाता है और रोहन के जाते ही दोनों सास बहू शुरू हो जाते हैं। क्यों सासू माँ, आपसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? जब मैं आपके बेटे से प्यार से दो मीठी मीठी बातें करती हूँ तो आप चाहती क्या हो? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ या फिर मैं खाना बनाना ही बंद कर दूँ? मेरे बेटे को अपने वश में करने की कोशिश करेगी, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। तू मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो मेरा बेटा है
और मैं उसकी माँ हूँ। मेरे रहते हुए कभी गंदे प्लान तेरे कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या लगता है सासू माँ कि आप अपने बेटे को खाना खिलाकर अपने वश में कर लोगी, मुझसे दूर कर दोगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे पति हैं। जब आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर सकते हैं तो मेरे लिए आपसे लड़ क्यों नहीं सकते? रात को दोनों सास बहू ऐसे लड़ रहे थे कि उनकी आवाज सुनकर रोहन की आंख खुल जाती है और बेचारा कमरे से निकलकर चुपचाप अपनी माँ और बीवी को लड़ाई करते हुए देख रहा था। हे भगवान, एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। अब इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूँ। तंग आ गया हूँ दोनों से। कब इनकी लड़ाई खत्म होगी? ऐसे ही थोड़ी देर में नेहा भी अपने कमरे में आ जाती है। नेहा को देखकर रोहन का मूड थोड़ा सा रोमांटिक था और रोहन नेहा को हक करने की कोशिश करता है। तभी नेहा गुस्से में रोहन को पीछे धकेल देती है और उससे कहती है, तुम ना मुझसे दूर ही रहो। अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, टेस्टी लगता है ना। तो अब से मैं तुम्हारे लिए खाना ही नहीं बनाऊंगी, तुम अपनी माँ के हाथों का ही खाना खाओ। अरे नेहा, वो बात नहीं है। मुझे तुम्हारे हाथ का भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, माँ ने अपने हाथों से बनाया था। उस खाने को नजरअंदाज करता तो माँ को बुरा लग जाता। अरे बुरा लगता है तो लगने दो ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मेरी मेहनत की कदर ही ना करो। तुम्हें पता भी है मैंने इतने प्यार से शाही पनीर बनाया था क्योंकि तुम्हें शाही पनीर पसंद है, लेकिन आलू के पराठे देखते ही तुमने शाही पनीर से नजर हटा ली कि जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। नेहा अपना कटा हुआ हाथ अपने पति रोहन को दिखाती है और रोने लगती है और उससे कहती है, ये देखो, प्याज काटते काटते मेरी उंगली कट गई है, पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना पसंद है ना। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक काम करो, तुम जाओ और शाही पनीर लेकर कमरे में आ जाओ। वहीं बैठ के दोनों साथ में खाएंगे, ठीक है? नेहा बहुत खुश होती है और वो तुरंत रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। नेहा को इस तरह कमरे में खाना ले जाता हुआ देखकर उसकी सास का अजीब सा मुंह बन जाता है और वो पैर दबाते हुए रोहन के कमरे की तरफ जाती है। कमरे के दरवाजे से वो साइड में खड़ी होकर रोहन की और नेहा की सारी बातें सुनने लगती है। अरे वाह, शाही पनीर तो बहुत ही टेस्टी है। अगर मुझे पहले पता होता तो आलू के पराठे से ज्यादा अच्छी बनी है तो मैं आलू के पराठे नहीं खाता, मैं यही खाता। तुम सच तो बोल रही हो ना रोहन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठी मूठी बातें कर रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा शाही पनीर। इस तरह पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वो बेटा, वो तो तू जोरू का गुलाम है, पर कोई बात नहीं, तेरी माँ भी किसी से कम नहीं है। इस नेहा को इसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। इससे क्या लगता है ये बहुत टेस्टी खाना बनाती है, पर इसकी रेसिपी को तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। मेरा बेटा तो मजबूर है, इसलिए उसे खाना ही पड़ता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। दोनों सास बहू के चक्कर में बेचारा रोहन अक्सर परेशान हो जाता। दोनों सास बहू अपनी बातों में रोहन को कुछ इस तरह फंसा देती कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किसकी साइड ले। ऐसे एक रोज नेहा रोहन से बोलती है, रोहन ये बताओ आज खाने में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? तो नेहा, तुम एक काम करना, तुम ना दाल बना लेना, वो भी तड़का लगाकर, और चावल बना लेना, और हाँ, मीठे में ना मूंग दाल का हलवा बना लेना। कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है आज। तभी वहाँ पर सास टपक जाती है। अरे नेहा, तू रहने दे, आज मैं रोहन के लिए खाना बना देती हूँ। वैसे भी रोहन तेरे हाथ का खाना खाकर पक चुका है। रोहन बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज तेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दूँ। मूंग दाल की खिचड़ी तुझे बचपन में बहुत पसंद थी और तू बहुत खाया करते था, और वो हल्का खाना भी है जिससे तेरा मन भी भर जाएगा। हाँ माँ, ये भी सही रहेगा। आप एक काम कीजिए ना, मूंग दाल की खिचड़ी बना दीजिए। अरे बस हो गया, आखिर कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर में सबके लिए खाना बनाऊं। फिर सासू माँ बार बार बीच में क्यों आ जाती हैं? आखिरकार आप चाहती क्या हो सासू माँ? देख, मुझे नहीं लगता कि तू टेस्टी खाना बनाती है, इसलिए मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरा बेटा बेकार खाना खाए। रोहन, आज आपको फैसला करना ही होगा। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा टेस्टी खाना कौन बनाता है। ठीक है, तू जा और रोहन के लिए दाल तड़का बना। मैं रोहन के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। रोहन को जिसके हाथ का खाना पसंद आएगा वही टेस्टी खाना बनाता होगा। दोनों सास बहू के बीच अब खाना बनाने को लेकर कंपटीशन शुरू हो चुका था। दोनों किचन में जाती और रोहन के लिए खाना बनाने लगती। थोड़ी देर में दोनों के फोन पर एक एक फोन आता है और दोनों किचन से बाहर जाकर फोन पर बातें करने लगती हैं। इसी बीच रोहन किचन में जाता है और दोनों के खाने में खूब सारा नमक और मिर्ची डाल देता है। थोड़ी देर में जैसे ही सास बहू रोहन को खाना सर्व करती है, खाना खाते ही रोहन गुस्से में बोलता है, हे भगवान, क्या है ये सब? आप दोनों में से किसी को खाना बनाना नहीं आता? एक बार खुद खाकर देखिए कितना गंदा खाना बनाया आप लोगों ने। जैसे ही दोनों सास बहू खाना टेस्ट करती है, दोनों का मुंह बन जाता है। ये देखकर दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगती हैं। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपने ही खाना बिगाड़ने की कोशिश की है। और मुझे भी तेरी हरकतों पे पूरा यकीन है, तूने मेरे हाथ का खाना खराब करने की कोशिश की है।
धीरे धीरे पानी सिर के ऊपर जाने लगता है और सास बहू फिर से लड़ने लग जाती हैं। ये देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बस करो आप दोनों। अब से ना तो मुझे माँ के हाथ का खाना खाना है, ना ही नेहा तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मैं परेशान हो गया हूँ आप लोगों से। अरे हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, कोई कंपटीशन में नहीं बैठे हैं कि आपका खाना अच्छा बनना चाहिए तो इसका खाना अच्छा बनना चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये कलेश करना ना बंद कर दीजिए। दिन प्रतिदिन आप लोगों का कलेश बढ़ता जा रहा है। चले यार, मैं खुद बना लूंगा खाना और खुद खा भी लूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका खाना, मुझे माफ कीजिए। ये देखकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है और दोनों रोहन से माफी मांगने लगती हैं। ऐसे ही दोनों सास बहू अब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करती और साथ मिलकर रोहन के लिए खाना बनाती और साथ में से खिलाती भी।